यूं तो कविता कर्म एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मगर शायद ये स्वाभाविक है कि समकालीन समय के अनुभव सबसे पहले कविताओं में ही दर्ज होते हैं। सन 2021 की महामारी और फिर उससे पैदा हुई त्रासदियां इसीलिए कविताओं में सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित हुई। सन 2021 में कविताओं की दुनिया में और क्या क्या हुआ, बता रहे हैं कवि, कथाकार और पत्रकार प्रियदर्शन। प्रियदर्शन जी, सबसे पहले तो आपका ताना बाना में स्वागत है और नमस्कार आपको मुकेश नए जी। साल की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हाँ। तो प्रियदर्शन जी, मेरा सवाल ये है कि ये साल कविताओं के लिहाज से कैसा रहा। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे समाज को विचलित कर रखा था, परेशान कर रखा था। सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के उद्वेलन थे समाज में, और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारी बेचैनियां पैदा हुई है इस साल। तो इन सब चीजों ने हमारे कवियों को किस तरह से प्रभावित किया? मुकेश जी देखिए, मतलब ये सच है कि एक साल में कविताएं नहीं बदलती हैं, उनका एक सिलसिला होता है। लेकिन इत्तेफाक से ये जो 2020 और 21 के साल रहे हैं हमारे लिए, मतलब एक महामारी का तो रहा ही है साल। लेकिन कई तरह के वायरस, एक वायरस कोरोना की पहचान तो हो गई, लेकिन जो नफरत का वायरस, जो परस्पर घृणा का वायरस, जो राजनीतिक साजिश और प्रपंचों का वायरस इस साल हमने देखा अपने आसपास, वो अपने ढंग से भीषणतम था। कोरोना से तो हम बच जाएंगे, निपट लेंगे, लेकिन इन तमाम वायरसों से कैसे निपटेंगे, ये एक सवाल है। और निश्चित तौर पे जो ये 2 वर्ष रहे और ये साल रहा है, जब कोरोना की दूसरी लहर के बीच हमने बिल्कुल गिरती हुई लाशें देखी, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते लोग देखे, नदियों में बहाई जाती लाशें देखी, तो कविताओं को इससे प्रभावित तो होना था। बल्कि वो कवि भी जो अपने आप को मतलब आमतौर पे सामाजिक समकाल से काटे रहते हैं, उनको भी इस प्रक्रिया ने विचलित किया। लेकिन और इस साल कई संग्रह ऐसे आए हैं, साझा संग्रह, जिनके पीछे कोरोना का के अनुभव का, लॉकडाउन के दौर का और राजनीतिक और सामाजिक तौर पे एक बहुत बड़े वर्ग के अकेले छोड़ दिए जाने का दर्द है। मैं 2 संग्रहों की चर्चा आपसे करूंगा अभी तत्काल, निश्चित तौर पे आए होंगे। एक संग्रह पैदल इंडिया है। ये देवेंद्र आर्य का संग्रह है, जो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा संग्रह है। बहुत अच्छे गीत, बिल्कुल देशज भाषा, देशज जुबान में, और कुछ कविताएं इसमें पहले की भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लॉकडाउन का दौर था, जो इस दूसरे दौर में सरकारी और प्रशासनिक अमले की उदासीनता का दौर था, लापरवाही और मौतों को छुपाने का दौर था, इन सब पे वहां बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। एक दूसरा संग्रह विमल कुमार का मुझे ख्याल आ रहा है, मृत्यु की परिभाषा बदल दो। मतलब विमल कुमार पहले भी अपने राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। ये बिल्कुल अभी तुरंत आया संग्रह, मेरा ख्याल है दिसंबर में ही ये प्रकाशित हुआ है। और कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये आपस एक नया प्रकाशन है शायद, या कम जाना माना प्रकाशन है, उसकी ओर से है। आप याद करेंगे कि जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगातार मौतें होती रहीं, तो पहले इन मौतों से इनकार किया गया। फिर कहा गया कोरोना से हुई मौतें नहीं है। फिर ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात सामने आई तो कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं है। अभी तक सरकारें जैसे उन पे पर्दा डाले रखे हुए हैं, उनको इन लाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी। तो विमल कुमार ने बाकायदा इन मौतों की चर्चा की, और मृत्यु की परिभाषा बदल दो, ये कोई अस्तित्ववादी पंक्ति नहीं है, ये हमारे समय के राजनीतिक यथार्थ पे एक टिप्पणी है। और जी। मैं बस 4 पंक्तियां उनकी इसमें शामिल कर रहा हूं। हम मौत की ट्रेन, एक कविता है मौत की ट्रेन। जब विभाजन के समय, मुझे याद आता है कि जब ट्रेनें शवों से भरकर आ जा रही थी, तो उस समय पेशावर एक्सप्रेस जैसी कहानी कृष्णचंद्र ने लिखी थी। हम सब बैठे हैं मौत की एक ट्रेन में, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, रुकेगी कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं। मौत की ये ट्रेन सीटी भी नहीं बजाती है, चुपचाप चली जा रही है। तो अगर इस अवसाद से हमारी कविताएं निकल रही हैं, इस वेदना से हमारी कविताएं निकल रही हैं, तो एक तो कोरोना काल ने नया दर्द, तकलीफ को समझने की नई ताकत और अपने राजनीतिक प्रपंच को समझने का एक और अवसर मुहैया कराया है।
जो इस जी। दौर की कविताओं में तो दिखता है। प्रियदर्शन जी, फिर इस साल के अगर हम लोग कविता संग्रहों पर आ जाएं, प्रमुख कविता संग्रह कौन से थे? वरिष्ठ कवियों ने क्या लिखा? युवा कवि क्या लिख रहे थे? कौन से संकलन है जो इस साल को रेखांकित करते हैं? देखिए इस साल मतलब जो अनुपस्थित हो गया, तत्काल मुझे उसका ख़्याल आ रहा है और जो आने वाला है उसका भी ख़्याल आ रहा है। मतलब पिछले साल दिसंबर के महीने में ही हमने मंगलेश डबराल को खोया। उसके कुछ पहले विष्णु खरे चले गए, हमारे बहुत सारे कवि लेखक मित्र पिछले साल चले गए। तो एक तरह के खालीपन की स्थिति हिंदी कविता में बन रही है। जो पुरानी पीढ़ी है, उनके कवियों में देखें तो मतलब जिसको हम मंगलेश डबराल, आलोक धनवा और वीरेंद्र डंगवाल और इन सब की यात्रा का अगला चरण मानते हैं राजेश जोशी की कविताएं। उनका एक संग्रह उल्लंघन आया इस साल, जो अपने आप में महत्वपूर्ण संग्रह है। सविता सिंह का बिल्कुल एक नया संग्रह है, खोई चीजों का शौक। सविता जी अपने स्त्रीवाद संबंधी विचारों के लिए और बहुत सुस्पष्ट वैचारिक धार की कविताओं के लिए जानी जाती हैं। तो उनका संग्रह है खोई चीजों का शौक, जो निश्चित तौर पर अपने ढंग से पढ़े जाने की मांग करता है। एक तीसरी किताब आवाज अलग अलग है। ये विनोद पदरज का कविता संग्रह है, वो भी सीनियर कवि हैं। और विनोद पदरज की एक खूबी ये है कि जो लोक जीवन हमारे यहाँ से धीरे धीरे शहरीकरण की, औद्योगिकरण की और बदलते दौर के उत्पाद के तौर पे जिसमें सबसे ज्यादा लोक तत्व दांव पे पड़ा है, तो उस लोक जीवन को लौटाने वाली कविताएं विनोद पदरज के यहाँ मिलती हैं। तो तत्काल अगर वरिष्ठ मतलब और भी लोग आए होंगे और भी कविताएं, जैसे कहते कहते मुझे याद है रमेश चंद्र शाह का भी एक संग्रह इस साल आया है, एक जी। वागीश शुक्ल का भी संग्रह शायद आया है। लेकिन ये संग्रह जो मेरी निगाहों से गुजरे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एक अशोक संग्रह जो युवा वाजपेयी का कवियों की भी बात, एक संग्रह आया है, थोड़ा सा उजाला, जिसमें उनके कभी कभार के लेख भी हैं और कविताएं भी हाँ हैं, हाँ एक हाँ मिला हाँ जुला हाँ संग्रह हाँ है। जी। हाँ, अच्छा हाँ, उस ढंग से तो एक तरह का वो पुराना संग्रह ही कहेंगे उसको। बल्कि उनकी एक और किताब आई है जो कविता संबंधी उनके विचारों पे है। लेकिन वो शुद्ध कविता संग्रह और इस साल के कविता संग्रह में अगर वो प्रकाशन वर्ष हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। जी। युवा कवियों की जो बात की आपने, एक संग्रह जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जो नहीं आया, वो असद जैदी का है। असद जैदी निश्चित तौर पे अभी की हिंदी कविता की सबसे मार्मिक आवाज है। वीरेंद्र डंगवाल और मंगलेश डबराल के जाने के बाद जो सबसे कातर स्वर हमें अपनी मनुष्यता का, अपने खोती हुई पारिवारिकता का सुनाई पड़ता है, वह असद जैदी क्या है। उनका एक संग्रह आने वाला था, जब आएगा तब आएगा। संग्रहों से पहले मैं एक और कविता की चर्चा करना चाहूंगा। मैंने ये सुना है कि वो कविता भी पुस्तकाकार राजकमल से आ रही है, देवी प्रसाद मिश्र की कविता। जी। देवी प्रसाद मिश्र की एक लंबी कविता इस साल आलोचना में छपी है और निश्चय ही वो कविता कई कविता संग्रहों पे अकेले भारी है। हमारा दौर महाकाव्यों का दौर नहीं है और महाकाव्यों में जो एक महलनुमा उदात्तता होती है, जो उनका एक बहुत भव्य स्थापत्य होता है, वह नहीं। लेकिन एक तरह का महाकाव्यात्मक दर्द, एक तरह की महाकाव्यात्मक उदात्तता इस कविता में देवी प्रसाद मिश्र ने हासिल की है। वो बिल्कुल जैसे वो हमारी पीढ़ी का या हमारे आसपास की पिछली आधी सदियों का आख्यान है। वो कहीं से शुरू करते हैं बचपन में किन चीजों से, किन किताबों को पढ़ते हुए बड़े हुए, वो निराला का भी जिक्र करते हैं, वो दूसरों का भी जिक्र करते हैं, इस दौर तक आते हैं, इस दौर की टूटन को, इस दौर की बेचारगी को, इस दौर के जो बहुत सारे प्रपंच हैं उनको वो लंबी कविता बहुत करीने से पकड़ती है। तो वो कविता मेरे हिसाब से इस साल की देवी प्रसाद मिश्र द्वारा दी गई हिंदी साहित्य को अपने ढंग से एक उपलब्धि है। जी। तो वो मैं उसकी बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां पढ़ देता हूँ, सिर्फ जी। उसको ये बताने के लिए कि क्या अंदाज है। जिधर कुछ नहीं उस कविता का नाम है, उस लंबी कविता का। जब भाषा टोल और सर्वानुमति के दो ध्रुवांतों में नष्ट हो रही थी, वृत्तांतों के उजाड़ में एक और बोली खोजने का बियाबान था मैं।
मोहम्मद रफी को गाते हुए और इब्ने सफी को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ था। विनोद हामिद और कासिम की विहसते हुए हत्यारों को खोजने की सूझ और प्रतिभा से आप प्लावित। बारिश में भीगते हुए विटामिन बी 12 और धूप में घूमते हुए D3 मुझे मिलता था। मैं परिवार, ईश्वर, स्कूल और सृष्टि से नाराज रहता था। अपराध की खोज में नींद में घूमती निरुपायता, संशय निर्भयता अंतःकरण की, व्यथा बहिष्कार की, तबाह होते समाज की आत्मकथा, डूबते जहाज का अजूबा, अडूबा मस्तूल में, सत्ता अनुकूल नहीं नागरिक प्रतिकूल। मैं वाह। इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, लेकिन ये पता चलता संगीत मेरी बेदखली और उजाड़ था। छूट गए रुके हुए रेलगाड़ी के डिब्बे को देखती हुई मां को देखते हुए जी। मेरा डर बड़ा हुआ था। जी। तो ये बहुत बड़ी कविता है अपने आप में, और एक हम्म। तरह की जिसको हम बार बार कहते हैं कि कविता का मर्म कैसे जाना जाए, शब्दों के बीच के शब्दों के जंगल में रास्ता बनाते हुए उस रोशनी तक कैसे पहुंचा जाए जो हमारे भीतर जलती है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। देवी प्रसाद मिश्र ने इस कविता में ये संभव किया है। एक संग्रह जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई है और जो मैं मानता हूं कि इस दौर का वो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, वो है शिव प्रसाद जोशी का। शिव प्रसाद जोशी का संग्रह है रिक्त स्थान और अन्य कविताएं। शिव प्रसाद जी। जोशी पत्रकार के तौर पे और मृदु लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन जी। इनका पहला संग्रह और उसकी भूमिका असद जैदी ने लिखी है। भूमिका लिखने से नहीं, लेकिन मित कथन के भीतर कितनी तरह की संभावनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि जो असली कविता होती है वो बड़े आलापों में नहीं होती है, वो बिल्कुल मेघ गर्जना में नहीं होती है, वो मित कथनों में, सन्नाटों में, चुप्पी में होती है। अक्सर सन्नाटे और चुप्पी को बहुत संशय से देखा जाता है कि कविताएं तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके बीच भी वो कैसे बोलती हैं, कैसे उनके अर्थ निकलते हैं, रिक्त स्थान और अन्य कविताएं में ये बात दिखाई पड़ती है। जी। एक बहुत अनुज छोटी सी लुगुन का भी कविता। कविता संग्रह आया है, और कुछ और बाबूशाह कोहली का कविता हाँ, संग्रह बिल्कुल चर्चा बिल्कुल, में रहा। हाँ। दो संग्रह जो आदिवासी जीवन के, अनुज लुगुन का, तत्काल में उसका नाम भूल गया, लेकिन एक संग्रह अनुज लुगुन का और दूसरा पूनम वासम का जो वाणी प्रकाशन से आया है। दोनों बहुत अच्छे संग्रह हैं और निश्चित तौर पर उनकी कविताएं जो हम लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर पढ़ते रहे हैं बहुत अच्छी हैं। बाबूशाह कोहली का संग्रह आया है जो बिल्कुल हाल में आया है। अ, उसका नाम है तट से नहीं पानी से बनती है नाव। खास बात यह है कि इसको हिंदी युग में छापा है, जो आमतौर पे गद्य छापने के लिए जाना जाता है और थोड़ा लोकप्रिय साहित्य छापने के लिए जाना जाता है। तो बाबूशाह कोहली निश्चित तौर पे पिछले 5-10 वर्षों में या 7-8 वर्षों में उभरी एक ऐसी कवित्री हैं जिनको हिंदी पाठकों ने हाथों हाथ लिया है, और हिंदी युग से इस संग्रह का आना इस लिहाज से एक परिघटना है कि हम कविता को पहली बार एक लोकप्रिय, मतलब मैं उस कविता, साहित्यिक कविता की बात कर रहा हूँ, लोकप्रिय मंचों वाली कविता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शुद्ध साहित्यिक कविता को पहली बार मैं ऐसे प्रकाशन मंच से आम पाठकों के बीच जाते हुए देख रहा हूं जहां मुझे लगता है कि कविता को बड़ी तादाद में पाठक मिलेंगे। अभी आपने अनुज लुगुन के कविता संग्रह की बात करी थी, वो पत्थलगढ़ी नाम है उसका। हाँ, और उसकी पत्थलगढ़ी, 3 बिल्कुल लाइन मैं बिल्कुल, पढ़ हाँ, देता हूँ संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हाँ मेरी नागरिकता दे दो, मुझे मेरी हाँ अस्मिता दे दो, मानचित्र की उलझी रेखाओं में नहीं, आदमी हाँ, होने की परिभाषा में मुझे नागरिकता दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और अनुज लुगुन को याद है कि भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार जब मिला था तब भी, तो इस आदिवासी दौर, मतलब जो अस्मितावादी दौर है जिसमें ये आदिवासी स्वर बड़ी तेजी से मुखरित हुआ है, बोलते बोलते मुझे ख्याल आ रहा है कि जसिंता किरकिट्टा का भी एक संग्रह आने वाला है। और एक कविता जब आपने, मैं पूनम उसकी वासम की कविता सुनाना चाहूंगा आपको। उनका संग्रह आया है, उसका भी नाम मैं बताता हूँ। वो ये तुरंत याद आ जाएगा उसका नाम। एक मिनट, सॉरी। मछलियां गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। और जी। उनकी कविता का आस्वाद देखिए, बिल्कुल लगेगा कि अनुज लुगुन की कविता का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तुम कब समझोगे कि तुम्हारे गुरूर के तने हुए सौगौन वृक्ष के नीचे से जड़ों को चूमते हुए
धरती के नीचे बहुत बार चुपचाप गुजर जाती है एक नदी। तुम्हारा इतराना हमारे लिए एक सामान्य सी बात है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा सारा हरापन हमारा दिया हुआ है। ये जो जी, एक आदिवासी अस्मिता बोध का बयान है, जो इसके पहले हमें कई और कवियों में नहीं मिलता है। बेशक जी, आदिवासी अस्मिता बोध की कविताएं हैं। रामदयाल मुंडा एक दौर में उसके बड़े कवि रहे और बीच में उनकी कविताएं हम लोग पढ़ते रहे। जो गोड्डा की कवित्री हैं, जी, खैर तो अभी उनका नाम फिर मैं भूल रहा हूँ। जी, लेकिन ये जो संग्रह है पूनम वासम का, निश्चित तौर पे अच्छा संग्रह, और पत्थलगढ़ी जो है अनुज लुगुन का, उसको याद किया जाना चाहिए। जी, इसके अलावा चूंकि भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार का ख्याल आया, स्त्रियों के, युवा लड़कियों के कविता संग्रह बहुत आ रहे हैं। एक जो फर्क मैं देख रहा हूं, ये है कि 20-25 साल पहले हमारे पास गद्य लिखने वाली महिलाएं बहुत थीं। मतलब कृष्णा सोबती को याद करते हैं, मन्नू भंडारी को याद करते हैं, चित्रा मृदुला मुद्गल गर्ग है, हैं, मैत्रेयी पुष्पा है, चित्रा तमाम। मुदगल हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, और बहुत सारे, ममता कालिया जी, हैं, राजी सेठ हैं, उषा प्रियंवदा हैं। लेकिन इस पाए की कवित्रियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। महादेवी वर्मा के बाद सीधे वो परंपरा जैसे गगन गिल और अनामिका और कात्यायनी और इन कवित्रियों से जुड़ती है। सविता सिंह को आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन इधर के वर्षों में अचानक स्त्री कविता में एक विस्फोट हुआ है, और कई बार मुझे कहने की इच्छा होती है कि जो मुख्य धारा की कविता है, दरअसल वो स्त्री कविता ही है। हम लोग बाबूशाह कोहली के संग्रह की हमने चर्चा की। इस साल पहली बार भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार किसी किताब को दिया गया है, और वो अनामिका अनु की किताब है इंजी करी। तो जी, इंजी करी भी अपने आप में एक अच्छा संग्रह है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे जो पहली बार लिखने वाले या जिनके संग्रह पहली बार आए सामने, कवियों के संग्रह सामने हैं। स्मिता सिन्हा का बोलो न दरवेश इन दिनों चर्चा में है। फिर सोनू यशराज जयपुर की कवित्री हैं, उनका पहली बूंद नीली थी। मैं ऐसे नाम बस ले रहा हूं बताने के लिए कि जी, स्त्री कविता का विस्फोट कितना गजब है। जी, असुविधा के लिए खेद है। ये रूपाली सिन्हा का कविता संग्रह है। 40 पार की औरत, कलावंती सिंह पुरानी कवित्री हैं, लेकिन उनका पहला संग्रह आया है। तो ये जी, सारी चीजें एक साथ हमारे समय में घटित हो रही हैं, जी, प्रियदर्शन जी, जो चूँकि समय कम है इसलिए हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। लेकिन हाँ, मैं हाँ, अपने हाँ। दर्शकों को बता दूँ कि हमने इस कार्यक्रम में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चर्चित कृतियाँ हैं उनकी बात कर लें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनको सबको यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। समावेश उनका कर पाए हों। इसलिए हाँ, इसे जिनके संग्रह शामिल नहीं हो पाए हैं, उसे वो अन्यथा न लें। उनकी कृतियाँ भी हाँ। महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन ये हमने कम समय में जितना कुछ हो सकता था, उसको संजोया है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन जी, इन शुक्रिया, तमाम शुक्रिया। कृतियों के बारे में बातचीत करने के लिए। हम जानते हैं कि ये बहुत ही श्रम साध्य काम है और इतने सारे संग्रहों को खंगालना और उनमें से बेहतर की बात करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।